हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट, जी हाँ, प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट चल रहा था। अब हम लोग एक नए टॉपिक में प्रोबेबिलिटी में जा रहे हैं और वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है बच्चों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा बेसिक रूप में वह सिंपल प्रोबेबिलिटी था, अर्थात उस पर कोई कंडीशन नहीं लगता था, सिंपल प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, जिसका कि आप लोग प्रोबेबिलिटी सिंपल निकाला करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बाय एन एस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? एन ई बाय एन एस। जी हाँ, सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाला करते थे, है ना। और साथ साथ ये भी जान लें कि सिंपल प्रोबेबिलिटी तो हम लोग निकालते ही थे। अब हम लोग सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या सीखेंगे बच्चों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब शर्त के अनुसार प्रोबेबिलिटी। इसको कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। तो मैं सबसे पहले, आप जानते होंगे बच्चों कि इवेंट जो है, इवेंट दो कैटेगरी में आता है। एक होता है सिंगल और एक होता है कंपाउंड। सिंगल मतलब जो एक बार में एक ही घटना हो, वह सिंगल इवेंट होता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है? एक साथ मोर देन वन इवेंट हो तो उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं, एग्जांपल से। जी हाँ, जैसे आपके पास 52 कार्ड है, 52 कार्ड होता है। उस कार्ड में आपको एक कार्ड ड्रॉन करना है, कोई भी रेड कार्ड ड्रॉन करना है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक रेड कार्ड ड्रॉन करना है, तो क्या हुआ? सिंगल इवेंट हुआ। अगर आपको हम ये कहें कि 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें दो कार्ड आपको ड्रॉन करना है। कितना कार्ड बच्चों? दो कार्ड ड्रॉन करना है, लेकिन दोनों कार्ड एक ही बार ड्रॉन करना है, तो वो भी सिंगल इवेंट हुआ। मेंबर की संख्या से कंपाउंड नहीं होता है बच्चों, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप 3 कार्ड भी एक साथ ड्रॉन कर रहे हैं तो भी वो क्या हुआ? सिंगल इवेंट। मेरी बात समझिएगा, तो क्या हुआ? सिंगल इवेंट। 10 बॉल है, 10 बॉल एक बॉल ड्रॉन कर रहे हैं, सिंगल इवेंट। 5 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं एक बार में, सिंगल इवेंट। 10 का 10 आप ड्रॉ कर रहे हो, क्या हुआ? सिंगल इवेंट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जा तो कहिएगा कंपाउंड क्या हुआ? कंपाउंड इवेंट किसको कहते हैं? जी हाँ बच्चों, कंपाउंड होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से आपको 2 कार्ड ड्रॉन करनी है, लेकिन 1 बाय 1। कैसे ड्रॉ करनी है? 1 बाय 1। मेरी बात समझ रहे? तो जैसे ही 1 बाय 1 किए, इसका मतलब क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट। क्योंकि आपको कार्ड 2 ही ड्रॉ करना है। कार्ड कितना ड्रॉ करना है? लेकिन क्या दोनों को एक बार ड्रॉ करना है? नहीं, बारी बारी से ड्रॉ करना है। 1 बाय 1 ड्रॉ करनी है। पहले फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करनी है और तब सेकेंड कार्ड ड्रॉ करनी है। मेरी बात समझ रहे? तो ये हो गया आपका क्या? कंपाउंड इवेंट। ये क्या हो गया बच्चों? कंपाउंड इवेंट। मेरी बात समझ रहे? जा अब इससे भी एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। अगर हम आपको कहें, अगर हम आपको ये बोलें कि 52 कार्ड है, उसमें एक कार्ड ड्रॉन करनी है, लेकिन एक कार्ड कैसा ड्रॉ करनी है वो भी मैं बता दूं। एक कार्ड रेड हो और किंग हो, रेड हो और क्या हो? किंग हो। ये भी हो गया कंपाउंड आपका। कार्ड एक ही है, लेकिन कंडीशन से क्या लग रहा है कि दो दो अलग अलग इवेंट हो रहा है। एक कार्ड रेड है और दूसरा किंग है। मेरी बात सुन रहे? ये भी क्या हुआ? कंपाउंड इवेंट। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी होगा, किस पर होगा? कंपाउंड इवेंट पर, सिंगल इवेंट पर नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। तो मैं कहना यह चाहता हूं, 2 बात पहले समझें। जैसे कि कहीं भी ए इंटरसेक्शन बी की बात हो, ए इंटरसेक्शन बी की बात हो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इवेंट ए एंड बी।
इवेंट ए एंड बी दोनों का क्या हुआ, ज्वाइंट रूप, अर्थात इंटरसेक्शन जो है एंड के तरह काम करता है ना। जैसे कि आप दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, समझ रहे हो, दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन कैसे ड्रॉ कर रहे हो, 1 by 1। कैसे ड्रॉ कर रहे हो, 1 by 1। फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किए एंड सेकेंड ड्रॉ किए। आपको चाहिए कितना कार्ड, 2 कार्ड, लेकिन एक ही बार 2 कार्ड नहीं हो रहा है, तो वहां फर्स्ट कार्ड जो आप ड्रॉ किए वो ए हो जाएगा और सेकेंड कार्ड जो ड्रॉ किए वो दूसरा हो जाएगा। तो आपको दोनों चाहिए, क्या चाहिए, दोनों कार्ड चाहिए, साथ साथ चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो वहां क्या लगना चाहिए, दोनों को ज्वाइंट करने के लिए, 2 कार्ड के लिए क्या दिखाना होगा, ए इंटरसेक्शन बी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जहां आपने सीट थ्योरी में भी देखा होगा, इंटरसेक्शन हमेशा किस रूप में काम करता है बच्चों, एंड के रूप में, जोड़ने के रूप में, ज्वाइंट करने के लिए। समझ में आ रही है। अच्छा, अगर यही बात ए यूनियन बी की कहें तो देखिए ये क्या है, इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी। देखिए मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों कि आपको एक कार्ड ड्रॉ करनी है, लेकिन क्या बोले थे, इवेंट रेड हो जाए, माने रेड कार्ड हो जाए या किंग हो जाए, रेड कार्ड हो जाए या क्या हो जाए, किंग हो जाए। तो आपका ये जो ज्वाइंट होगा ये कैसे होगा, रेड भी कार्ड होगा तो आपका काम हो जाएगा, और किंग भी होगा तो आपका काम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे। तो यहां आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए, यूनियन का। क्यों भाई, क्योंकि हमने क्या बोला, ए रेड और किंग, तो यहां और सिंबल दिख रहा है बच्चों। मेरी बात समझ। तो वहां किस रूप में आप ज्वाइंट करेंगे, ए यूनियन बी। तो जी हां बच्चों, हमेशा याद रखें कि यूनियन और का सिंबल यूज करता है और इंटरसेक्शन एंड का। मेरी बात समझ रहे हैं। और ये जान लीजिए, एक तरह से ये कंपाउंड इवेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों, क्योंकि मैं बताना यही चाहता हूं कि आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो जाननी है वह किस में जाननी है, आपको कंपाउंड इवेंट में। किस में जाननी है बच्चों, कंपाउंड इवेंट में। जब एक से ज्यादा इवेंट हो तभी ना होगा, है, एक से ज्यादा इवेंट हो। तो जी हां बच्चों, कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है कि ए मोर देन 1 इवेंट, ए बी सी डी अगर एक साथ घटना हो रही है, जैसे कि यहां 2 घटना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये दिखा रहा है कि इसमें कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि एक इवेंट ए हुआ और दूसरा इवेंट क्या हुआ, बी हुआ। ए यूनियन बी ये भी दिखा रहा है, एक इवेंट ए हुआ, एक इवेंट बी हुआ, 3 भी हो सकता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप मान लीजिए कि 3 कार्ड ड्रॉ करना चाहते हैं, कितना कार्ड, 3 कार्ड ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक, 3 कार्ड ड्रॉ करना चाहते हैं 1 by 1। कैसे ड्रॉ करना चाहते हैं, 1 by 1। तो फर्स्ट कार्ड ड्रॉ कीजिएगा एंड फिर सेकेंड कार्ड ड्रॉ कीजिएगा एंड थर्ड कार्ड ड्रॉ कीजिएगा, तब ना आपके पास 3 कार्ड आएगा। तो आपको अलग अलग ना करना होगा, लेकिन चाहिए आपको तीनों ना। तो फर्स्ट हो गया ए इंटरसेक्शन, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया आपका सी। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या वो कंपाउंड इवेंट हुआ कि नहीं बच्चों, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो जी हां बच्चों, कंपाउंड इवेंट का ही हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सीखेंगे, क्योंकि सिंगल इवेंट का प्रोबेबिलिटी तो होता ही नहीं है। होगा क्या, सिंगल तो एक सिंपल इवेंट हो गया, उसको किसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। तो जी हां, कंडीशनल इवेंट निकालना है किसका, कंपाउंड इवेंट का। किसका बच्चों, जी हां, और कंपाउंड इवेंट में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सिखाएंगे प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं ना। आइए चलिए इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों, हम लोग समझ रहे थे कि कंपाउंड इवेंट एंड सिंगल इवेंट क्या होता है। तो आपने जाना कि सिंगल इवेंट में आपको कंडीशनल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि सिंगल है, किसी से कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सिंगल है।
लेकिन कंपाउंड में जब एक से ज्यादा हो तब तो इफेक्ट होने का चांस रहता है बच्चों, इफेक्ट पड़ने का चांस रहता है। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं? आइए तो आइए चलते हैं हम लोग की इफेक्ट जब पड़ेगा। जी हाँ, देखिए आपके सामने हम मान लेते हैं कि दो इवेंट ए एंड बी, ये दो इवेंट है, सपोज 2 इवेंट है, ठीक। अब देखिए मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि पहला इवेंट आपका ए है, फर्स्ट इवेंट क्या है? ए, ये घटित हो रही है, ये पहले घटित हो रही है, ठीक। और उसके बाद कौन घटना हो रही है? बी। अगर ए के द्वारा बी पर कोई इफेक्ट पड़ा है, क्या पड़ा हो? बी पर इफेक्ट पड़ा, जी हां समझिएगा, बी पर क्या पड़े? इफेक्टेड हो। अब इफेक्टेड का मतलब एक पहले घटना हो रही है, उससे पहले कोई घटना नहीं हुई है, कोई इवेंट नहीं हुई है, और जब नहीं हो रही है तो ए पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, बट ए के बाद किस पर हो रहा है बच्चों? बी इवेंट हो रही है और ए के द्वारा इफेक्टेड है, ए के द्वारा क्या है? इफेक्टेड है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालिएगा ए का, ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी होगा। ये क्या होगा? सिंपल प्रोबेबिलिटी। समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सिंपल प्रोबेबिलिटी निकलेगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी। और ई जो बी का जो आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा वो क्या हो गया? वो इफेक्टेड है ना, तो ये कहलाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी जब भी निकालेंगे बच्चों कंडीशनल के रूप में, अर्थात इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही है मेरी बात? फर्स्ट वाला सिंपल हुआ और सेकेंड वाला क्या हो गया? तभी संभव। मान लीजिए कि अगर एक ठो रहता ए, सिर्फ ए होता इवेंट, सिंगल इवेंट होता, तो बोलिए इसको किसी से इफेक्ट पड़ता क्या? और जब इफेक्ट नहीं पड़ता तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या? मेरी बात सुनिए, हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं इस बात को। जैसे कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड है, ठीक। 52 कार्ड में आपको 2 कार्ड ड्रॉ करना है। कितना कार्ड? 2 कार्ड ड्रॉ करना है, 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट। कुछ समझे क्या मतलब? विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब 1 by 1 निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? विदाउट रिप्लेसमेंट। और ये दोनों कार्ड आपका रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? दोनों रेड कार्ड। तो आप पहली बार जो फर्स्ट कार्ड निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? रेड कार्ड। रेड कार्ड कितना होता है बच्चों? 26। पहला जो इवेंट हो रहा है उसमें रेड आपका कार्ड कितना है? 26। और टोटल कार्ड कितना है? 52। मेरी बात समझ? अर्थात फर्स्ट कार्ड हो गया, फर्स्ट कार्ड तो सिंपल प्रोबेबिलिटी होगा 26 by 52, कोई टेंशन नहीं। 26 by 52 यही प्रोबेबिलिटी होगा, सिंपल हो गया। अच्छा, फिर हम बोले कि दूसरा कार्ड बी निकालना है। दूसरा कार्ड आपको क्या निकालना है? रेड। रेड ही निकालना है ना, लेकिन क्या बोले थे? विदाउट रिप्लेसमेंट। जो निकाल लेंगे वो रखेंगे नहीं। तो आप बताइए कितना रेड कार्ड? 25। क्या इफेक्ट नहीं पड़ा? फर्स्ट ड्रॉन से इफेक्ट पड़ा कि नहीं? सेकेंड ड्रॉन में इसमें 26 में 1 निकाले, और यहां कितना में निकाल रहे हैं आप? इफेक्ट पड़ा कि नहीं? और उसके बाद टोटल कार्ड भी आपका, जहां मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड में 1 कार्ड निकाल देते, अब कितना में निकालेंगे? क्या फर्स्ट से इफेक्ट पड़ा कि नहीं? तो ये सेकेंड वाला जो होगा वो क्या होगा? समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बोले? समझ में आ रही है? तो जी हां बच्चों, यही होता है। अब इसी का हम आपको सिखाएंगे कि कंडीशन, ये तो हम लोग सीख चुके हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी, हम सीखेंगे किसका? हाँ, अगर हम ये कहें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब इसको लिखा जाता है बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा जाए? बी बाई। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकाल रहा है? प्रोबेबिलिटी इवेंट बी का। किसका प्रोबेबिलिटी?
बी का, जबकि ए घटना घटित हो चुकी है। ये घटना होगी तब ना इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये घटना नहीं होती तो इफेक्ट पड़ता क्या? नहीं। इवेंट बी व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी क्या कहिएगा? अकर्ड, माने हो चुका है। क्या कहिएगा बच्चों? ऑलरेडी अकर्ड माने घटना हो चुकी है। समझ रहे? तो इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए, समझिएगा, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए बड़ा सुंदर रिजल्ट बनाया गया है एक्सपेरिमेंट करके। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैथमेटिकली नहीं निकाला गया है, क्या करके? एक्सपेरिमेंट। क्या बोला कि बी को, समझिएगा, बी को इफेक्ट ए क्या कर सकता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसीलिए इवेंट के रूप में ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट के रूप में क्या बनाया गया? अर्थात बी को इफेक्ट जो कर रहा है वो कितना कर रहा है? तो ए इंटरसेक्शन बी। और कौन कर रहा है? ए। तो ए ही इसका सैंपल स्पेस का काम करता है। अर्थात क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ ए। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर हम इसको, ये देखिए, नंबर हम लिखें, अगर इसको प्रोबेबिलिटी में भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है बच्चों। कैसे? ये देखिए, सबका तो सैंपल स्पेस ऐसे न हुआ, नंबर ऑफ एस, ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए, किसी भी इवेंट में अगर सैंपल स्पेस से डिवाइड किया जाए तो वो क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी हो जाता है, हो जाता है। और ये भी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब इसी चीज को, ये हुआ नंबर ऑफ मेंबर, इसी चीज को किस में यूज कर सकते हैं आप? प्रोबेबिलिटी के रूप में। अगर ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हो और ए का प्रोबेबिलिटी हो तो आप बी बाय ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझे? और एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। ये जो है कॉइन एंड डाई, कॉइन एंड डाई, कॉइन माने क्या होता है? सिक्का। सिक्का में आप इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई में इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है बच्चों? कॉइन्स एंड डाई में यह पता नहीं चलता है कि क्या इफेक्ट किया, इसलिए मैथमेटिशियन ने एक्सपेरिमेंट करके बना लिया। लेकिन कार्ड में जरा गौर कीजिएगा, कार्ड में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी आपने एक कार्ड निकाला तो आपके पास पता चल गया ना कि 25 कार्ड बच गया। क्या बच गया? और सैंपल स्पेस में भी पता चल गया कि भाई पहले 52 था, अब कितना हो गया? अब जो प्रोबेबिलिटी निकालिएगा रेड कार्ड का, वो कितना निकलेगा? 25/51 निकलेगा ना। पहले कैसे निकला था? 26/52। तो बाद में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आप इजी वे में, सिंपल वे में निकाल पाए। तो जी हाँ, कार्ड में पता चल जाता है, बट कॉइन एंड डाई में पता नहीं चलता कौन क्या इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रयोग करेंगे बच्चों कार्ड वाला, तो आप ENE/NS, लेकिन ये भी जान लीजिए ये दोनों क्या होना चाहिए? इफेक्टेड वाला। क्या होना चाहिए? इफेक्टेड, जो इफेक्ट किया है, जितना किया है उसका यूज करेंगे। तो जी हां, मैं कहना यही चाहता हूं कि इसका यूज करना कार्ड में, किसमें यूज करना? कार्ड में। और इसका यूज करना बच्चों कॉइन एंड डाई, बिल्कुल इजी वे में बनेगा। कोई दिक्कत? मेरी बात समझ गए? जी हाँ, कंडीशनल प्रॉपर्टी। अभी मान लीजिए ये बात बताए, अभी जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, पहले बी घटना हो जाए, अब बाद में ए घटना हो। अभी देखिए, यही आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें, ये देखिए, पहले घटना हुई है बी, इवेंट ऐसा भी हो सकता है ना, सिंबल बदल सकते हैं। पहले बी घटना हुई, उसके बाद क्या हुआ? इवेंट ए हुआ, जो कि क्या है? किसके द्वारा इफेक्टेड है? बी के द्वारा। क्या कि जो पहले घटना हो जाती है, मेरी बात समझ रहे हैं, उसी के द्वारा नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बी का तो सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गया। बी का क्या हो गया?
सिंपल, मतलब ई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ई क्या होगा, ए तो बी के द्वारा इफेक्टेड है, तो इसको क्या लिखना चाहिए, अब तो सीख गए, ए बाय बी लिखना चाहिए। लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? क्यों लिखना चाहिए ए बाय बी? क्योंकि ए पर किसके द्वारा इफेक्ट पड़ रहा है, बी के द्वारा। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसी के कंडीशन से ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। बोलिए इसमें क्या बनाओगे, नंबर ऑफ, बताइए दोनों में जो कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, अब बाय नंबर ऑफ बी होगा ना। बी के द्वारा इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा, जो दोनों में कॉमन है, और एन बी जो इफेक्ट कर रहा है, इसी को आप एनएस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आ रही? और अगर ये तो बोले कार्ड और डाई के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए वो थी में हो, क्या कहते हैं, कार्ड में, कार्ड वाले में, तब तो एन ई बाय एन एस। लेकिन यही ध्यान देना है कि ये क्या हो, इफेक्टेड, इफेक्ट होने के बाद बताना है, सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है, इफेक्ट होने के बाद बताना। तो ये कार्ड के लिए, और ये फिर वही बात, ये यूज करना है क्वाइन एंड डाई के लिए। समझ में आ रही है बच्चों? तो जी हां, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कोई परेशानी बच्चों? चलिए इसको नोट कर लें। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझें, है ना। कहें बच्चों कि एक क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन इज टॉस्ड इन 3 टाइम्स। कितना बार? बिल्कुल, एक क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कितना बार टॉस कर रहे हो? 3 टाइम, 3 बार टॉस कर रहे हो, ठीक। और कह रहा है कि फर्स्ट इवेंट ई हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस, है ना। और एफ कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 टॉस, ठीक, समझ रहे। और कहते हैं कि फाइंड, प्रोबेबिलिटी निकालना है ई बाय एफ का, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? ई बाय एफ का। समझना है, एक कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, कितना बार टॉस कर रहे हैं भाई? 3 टाइम्स। जरा गौर कीजिएगा, 3 बार टॉस कर रहे हैं, मैंने एच टी जो है वह 3 बार कॉम्बिनेशन हो रहा है, यही ना। क्या सब होगा बताइए, सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है? एच 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 हो जाएगा, उसके बाद एच एच टी होगा, उसके बाद एच टी एच, सही है, उसके बाद टी एच एच, मैंने टी को तीनों जगह घुमा दिए, एक टी लिए और तीनों जगह घुमा दिए, फिर 2 टी लीजिए, टी टी एच, अब इसको घुमाइए, क्या होगा? टी एच टी, उसके बाद एच टी टी, ये देखिए 2 टी को भी तीनों जगह घुमा दिए। अच्छा, उसके बाद अब तीनों टी लेंगे, टी टी टी, कितना होगा बताइए? 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 सिंपल स्पेस। अब देखिए आपका कह रहा है कि इवेंट क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए? हेड ऑन थर्ड टॉस। अब ये बताइए, थर्ड टॉस में हेड होना चाहिए। थर्ड टॉस कौन हुआ? ये वाला, लास्ट वाला। तो देखिए थर्ड टॉस में हेड कहां है, किस किस में है? फर्स्ट वाले में है, एच यहां है, लास्ट पोजीशन पे होना चाहिए, समझिएगा। तो क्या हुआ? एच एच एच, हमको सिर्फ देखना है कि थर्ड टॉस में एच होना चाहिए, हेड। अब बोलिए यहां तो नहीं है, यहां है एच टी एच, यहां बोलिए तो है बच्चों। चलिए यहां बोलिए तो, यहां सही है। इसका मतलब बस इतना सा है कि हेड ऑन थर्ड टॉस, ठीक।
अच्छा एफ बताइए, एफ बताइए, एफ क्या कर रहा है? हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, फर्स्ट टू टॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे में जो फर्स्ट और सेकेंड कॉइन्स है वो दोनों पर क्या होना चाहिए? हेड। अब थर्ड पर क्या है मतलब नहीं, इसका कहना है, एफ का कहना है। तो आगे फर्स्ट टू टॉस में देखिए हेड कहां है, यहां। फिर सिंपल स्पेस में देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड स्थान पर है हेड, हेड, ठीक। एच एच एच, उसके बाद बोलिए ये भी है, अच्छा एच एच टी, उसके बाद बोलिए इस पे है, इसमें, इसमें, इसमें नहीं, नहीं मतलब किसी में और में नहीं। हो गया, समझ में आई? अच्छा अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, हमें जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ई बाय एफ मतलब क्या हुआ कि आपको ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है, यही मतलब हुआ। अर्थात एफ के द्वारा इफेक्टेड है ना इफेक्टेड। इसका मतलब देखिए बच्चों, ई घटना का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर सिंपल रहता, कोई कंडीशन नहीं होता, तो ये 4 रहता ना, 4/8 कर देते, आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। अगर सिंपल रहता कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहां कह रहा है इफेक्टेड है, मतलब एफ घटना घटित हो चुकी है, मतलब फर्स्ट टू टॉस में आ चुका है। अब तीसरे की बारी है ना। तो जी हाँ बच्चों, आप दोनों का क्या करें? इंटरसेक्शन करें। क्या करें कि दोनों काम हो? तो बताइए एच 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 है ना, इसका मतलब है एच 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 है। अच्छा और नहीं है, नहीं है ना, ये मिला नहीं। देखिए इफेक्ट यही किया होगा। देखिए ई घटना हो रही है और एफ घटना घटित हो चुकी है, मतलब है फर्स्ट टू टॉस में आ चुका था हेड और इसमें लाना था। तो क्या ये पता इफेक्टेड नहीं हुआ? इंटरसेक्शन ही नहीं इफेक्टेड होता है। अच्छा अब बताइए, अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है ना बच्चों। तो क्या बोले थे? ई और इंटरसेक्शन एफ जो इफेक्ट करता है वो पता चल जाता है। अब बाय नंबर ऑफ एफ, तो बताइए ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1, संख्या 1 है ना। ये तीनों एक ही इवेंट का मेंबर हुआ बच्चों, है ना, 1 हुआ। अच्छा एफ कितना इफेक्ट कर रहा है? 2, तो कितना हो गया बच्चों? 1/2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मेरी बात समझ रहे? जी हाँ, ये आपका जो है क्या निकला? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या निकला बच्चों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ गए? चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, हम लोगों ने कॉइन का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाला, चलिए एक डाई का भी निकालते हैं, है ना। आइए एक डाई का भी एग्जांपल लेते हैं। ए ब्लैक डाई, ब्लैक एंड ए रेड डाई, रेड डाई आर रोल्ड, रोल्ड। ठीक, मतलब क्या हुआ? एक ब्लैक और एक रेड, मतलब सिर्फ कलर का है। वैसे तो डिजिट दोनों में 6 ही होगा ना। अच्छा अब कहता है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of obtaining a sum greater than 9, given that the black die resulted in a 5। देखिए पहले एक बार प्रॉब्लम को समझ लेना है।
क्या कहता है, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। दो डाइस है इसका मतलब, एक ब्लैक कलर का है और एक रेड कलर का है। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए, कहता है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब शर्त लगा हुआ है प्रोबेबिलिटी में। वो प्रोबेबिलिटी क्या शर्त, शर्त तो बाद में देखेंगे, पहले किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सम ग्रेटर देन 9, माने दोनों ब्लैक एंड रेड डाई का जो सम हो वह 9 से क्या हो, बड़ा हो। और साथ साथ गिवन दैट मतलब क्या हो गया, पता चल चुका है, घटना हो चुकी है। मेरी बात सुन रहे हैं ना, घटना हो चुकी है। गिवन दैट मतलब पहले से पता चल गया। क्या पता चल चुका है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। माने कहने का सेंस ये है कि दो डाई तो उछलाया गया, एक ब्लैक और एक रेड। उसमें कह रहा है कि ब्लैक वाले में 5 आ चुका है, ब्लैक वाले में 5 आ चुका है, और अब इसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों का सम क्या हो जाए, ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। मेरी बात समझ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम ये करता है। अब देखिए इसको, अगर हम कुछ प्रॉब्लम को तो समझ गए, लेकिन इसको तरीका क्या होता है बनाने का। सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस के बारे में सोचिए। ब्लैक डाई, ब्लैक के लिए हम सिंबल लेते हैं बी, नहीं बात समझे, ब्लैक के लिए सिंबल लेते हैं, डिजिट तो वही रहेगा ना जी, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6 ले लिया। उसके बाद रेड के लिए सिंबल ले लीजिए R1 R2 R3 R4 R5 एंड R6। अगर सिंपल रहता, कोई कलर नहीं रहता है तो खाली डिजिट लेते। मेरी बात समझ रहे, सिर्फ क्या लेते, डिजिट। लेकिन यहां कलर पर भी डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए ब्लैक एंड रेड के लिए, ब्लैक के लिए बी और रेड के लिए आर। अब चलिए कॉम्बिनेशन तो वही 6 के 36 होगा। तो चलिए कॉम्बिनेशन कीजिए, क्या सब हो सकता है। अगर ब्लैक में 1 आया तो रेड में क्या आएगा, 1। ब्लैक में 1 आया तो रेड में क्या होगा, 2। ब्लैक में 1 आया तो रेड में क्या होगा, 3। ब्लैक में 1 आया तो रेड में क्या होगा, 4। ब्लैक में 1 आएगा, रेड में 5। ब्लैक में 1 आएगा, रेड में 6। तो अभी तो ब्लैक 1 लेके सब को लिए रेड वाला। अब इसी तरह B2 का साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, B3 के साथ कॉम्बिनेशन हो। चलिए B2 से कीजिए, B2 R1 B2 R2 और B2 R3 B2 R4 B2 R5 B2 R6, ये भी 6 होगा। फिर इसी तरह किसका बनाइएगा, B3 का। तब कितना बनाइएगा, खाली देख लीजिए, B3 R1 B3 R2 और इसी तरह B3 R6। सही है, समझ जाइएगा, है ना। या फिर B4 से कीजिए, B4 R1 B4 R2 और इस तरह से कहा जाइएगा B4 R6। सही है बच्चों। उसके बाद B5 R1 B5 R2 B5 R6। चलिए अब B6 ले लीजिए, B6 R1 B6 R2 और इस तरह से B6 R6। कितना बन गया बताइए, 36 बनता कि नहीं। अब चलिए, अब क्या कीजिए, आप एक का सिंबल दे दीजिए ई। क्या दें बच्चों, ई। ए भी दे सकते हैं, जो इच्छा हो दे सकते हैं। और ई किसका सिंबल दे, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसके लिए क्या करा, पहला सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9। तो सम इज ग्रेटर देन 9, दोनों मिला के ना होगा ग्रेटर देन 9। अब ये देखिए कि ग्रेटर देन 9 किस किस में आया है, इसी में ना आया होगा। तो चलिए 1 + 1 कितना, 2। 9 से तो बहुत कम है जी, तो डायरेक्ट कहा है ना, यहां चले आए 1 + 6 7, 9 से कम है ना। इसका मतलब है इस रो में तो है ही नहीं। चलिए सेकेंड रो में 2 + 1 3, बहुत कम है। तो चलिए आगे बढ़ जाइए, यहां चलिए
लास्ट देखते हैं, 2 + 6 8, तो 9 से कम ही है ना। इसका मतलब है इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है, माने 2 रो तो खाली चला गया। थर्ड रो में चलिए, B3R6, 3 6 कितना हुआ 9, लेकिन 9 से ग्रेटर तो नहीं हुआ, 9 के इक्वल है। हमको क्या कर रहा है, ग्रेटर, मतलब 9 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 10 होना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब थर्ड रो में भी कोई एलिमेंट नहीं है। चलिए फोर्थ में देखिए यहां B4R6 कितना, ये चलेगा क्या, इससे पहले भी चलेगा B4R5, देखिए चलेगा। ये तो 9 हो गया, तो ये भी तो नहीं लेंगे, तो इसका मतलब एक एलिमेंट इस रो में आया, क्या कहेंगे B4R6। समझ में आ रही है। अब चलिए 5 रो में, चलिए 5 रो में यहां देखिए B5R6 11 होगी, ये चलेगा। अच्छा इससे पहले भी देखना होगा B5R5, ये चलेगा क्या, 10 है, 9 से ज्यादा है। इससे पहले भी देख लीजिए, क्या ये चलेगा क्या, 5 + 4 9 हो गया, ये नहीं चलेगा। 10 चल सकता है, 11 चल सकता है, 12 चल सकता है। तो चलिए इसमें 2 एलिमेंट आ गया आपका, कौन सा, B5R5, B5R6, ठीक है। अब चलिए छठा रो में देखिए, तो 6 रो में ये देखिए 6 बड़ा चलेगा, 9 से ज्यादा है क्या, इससे पहले चलेगा B6R5, 6 + 5 11, ये भी चल जाएगा। चलिए इससे पहले भी देख लेते हैं, ये देखिए 6 + 4 10, लगता है सीमा हम लोग का खत्म हो गया। इससे पहले चलेंगे तो 9 हो जाएगा ना, B6R3 तो 9 हो जाएगा। क्या ये चलेगा, ये तो नहीं चलेगा, 9 है, तो कहां से चला बच्चों, B6R4, B6R5, B6R6 हो गया ना। इसका तो ये तो लास्ट रो था, कोई दिक्कत। अच्छा अब चलिए क्या पता चल चुका है, मैंने कौन इफेक्ट कर रहा है इस ई को, तो क्या कर रहा है भाई, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। इसका मतलब है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5 आ चुका है। तो ब्लैक डाई में देखिए, तो यहीं देखना है, सैंपल स्पेस से लीजिए, सैंपल स्पेस से लीजिए, समझ रहे हैं, क्या लीजिएगा बोलिए, सैंपल स्पेस से बोलिए क्या लीजिएगा, बोलिए क्या। देखिए तो ब्लैक डाई किस में 5 है, ब्लैक डाई किस में 5 है, जरा देखिए, क्या फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में है ब्लैक डाई में 5, थर्ड रो में न है क्या, थर्ड रो में सब ब्लैक में 3 न है जी, फोर्थ में 4 है, 5 में, हाँ इसमें है आपका। इसका मतलब है कि इस रो में जितना भी है सब में क्या है, ब्लैक डाई में 5 है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए बोलिए क्या है, B5R1, B5R2, B5R3, B5R4, B5R5, B5R6। सही है बच्चों, कोई दिक्कत। अच्छा और किसी में हो सकता है, और तो नहीं, B5 तो किसी में और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इफेक्ट करता है। अब देखिए यही इफेक्ट कर रहा है, F इफेक्ट कर रहा है किसको, E को। तो अब देखिए क्या इफेक्ट कर रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, देखिए क्या इफेक्ट कर रहा है, बोलिए, कॉमन देखना है, B5R5 है रे, B5R5, जी हाँ ये इफेक्ट कर रहा है B5R5। उसके बाद बोलिए B5R6 है, B5R6, हाँ जी B5R6 भी है ना। उसके बाद बोलिए कोई है, इसके बाद तो किसी में नहीं है, समझ में आया। अब चलिए हमको किसका प्रोबेबिलिटी कंडीशनल निकालना है भाई, ई का कि एफ का, ई का है, जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है, तो ई बाय एफ
ई बाय एफ कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ। तो बताइए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है जी? 2 है ना? और एफ कितना है जी? 6 है ना? इसका मतलब कितना हो गया बच्चों? 1/3। आई बात समझ में? आई कि नहीं समझ में? कहीं कोई दिक्कत? तो जी हाँ, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग छोटे छोटे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए जैसे कि कोई 2 इवेंट है, उसमें कहें कि ई का प्रोबेबिलिटी, 2 इवेंट, एक ई है और एक एफ है। ई का प्रोबेबिलिटी कहें 0.6 है। ई का प्रोबेबिलिटी कितना कहें? 0.6 है। और एफ का प्रोबेबिलिटी कहें आपका कि 0.3 है। और ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी जो है वह 0.2 कहेंगे फाइंड करो ई बाय एफ का प्रोबेबिलिटी एंड एफ बाय ई का प्रोबेबिलिटी। जरा देखिएगा, इस सिंबल से आपको पता चल गया होगा कि यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और इसमें सब कुछ है, एक्सपेरिमेंटल यूज करना है बच्चों। बताइए, अब ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ मतलब क्या हुआ? आप ई का प्रोबेबिलिटी निकाल रही हो जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है। तो क्या हम लोग सीखे कि आपको नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ, है ना? या इसको प्रोबेबिलिटी में, चूंकि प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है सब रिजल्ट, तो आप इसको प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या? ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सिखाए थे ना बच्चों? कर सकते हैं। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया हुआ है? 0.2। और एफ का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.3। डेसिमल उड़ा दीजिए, कितना आ गया? 2/3। आई बात समझ? अच्छा, अब चलिए ये निकालते हैं एफ बाई ई। एफ बाई ई का मतलब आप क्या समझते हैं? एफ का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो जबकि ई इवेंट हो चुका है। तो इसका भी आप कैसे करोगे? दोनों का जो कॉमन होगा, मतलब इंटरसेक्शन बाय कितना? नंबर ऑफ ई। समझ में आ रही है? इसी को प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। समझते हो ना ये बात? ये बात तो बताए। अच्छा, तो आप बताओ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0.2। ई का प्रोबेबिलिटी 0.6। डेसिमल उड़ाओ, 2 3 सा कितना हो गया बच्चों? 1/3। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर दोनों इफेक्टेड का प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये दोनों का सम 1 होता है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेता है बच्चों, दोनों कंडीशनल का प्रोबेबिलिटी अगर सम किया जाए तो क्या होगा? 1। देखिए यहां देखिए, 2/3 या 1/3 नहीं। अच्छा चलिए, अब देखिए ये तो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया। फिर देखिए एक प्रॉब्लम और बताते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम और बताते हैं। देखिए अगर कहें कि ए का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, बी का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ठीक, और कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है 0.4 है। 0.4 है। तो फाइंड करने के लिए कहें कि आपको सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, और दूसरा फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड करना है, और तीसरा आपको बनाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आ रही बात समझ में? कोई परेशानी? चलिए इसको भी समझ लें। आपके पास क्या सब अवेलेबल है? ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, बी का प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, और आपको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अवेलेबल है, बी बाय ए। मेरी बात समझ रहे? अच्छा, निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। तो ये बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी आप कंडीशनल से निकाल सकते हैं, क्योंकि कंडीशनल में आपको पता है इंटरसेक्शन आता है ना? तब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या कीजिएगा, क्या लिखिएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे क्या? ये जरूरी नहीं है कि ये बीच में लिखना जरूरी है, नहीं नहीं, ये सिर्फ आपको हम रास्ता दिए, समझ रहे? जी हाँ, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट है तो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बताइए, इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई, होगा कि नहीं? अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कितना रिजल्ट है आपके पास? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का रिजल्ट कितना है? 0.4। दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, 0.32 है ना होगा। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना, थोड़ा सा एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल करके आप आराम से इजी वे में निकाल सकते हो बच्चों। नंबर 2, अब चलिए आपको क्या निकालना है? अब ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये निकालना है। तो बताओ क्या होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, होगा ना। तो ए इंटरसेक्शन भी तो आप निकाल चुके हो, हाँ, नहीं निकालते तब तो परेशानी हो जाती। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी बताओ 0.32 और बी का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई? 0.5। अब चलो इसको डेसिमल लेके यहाँ 10 और यहाँ क्या होगा 100, 0 कैंसिल, है ना। ये कितना हो जाएगा? 5 6 जा और ये है ना 5 6 जा और 6.4 होता और 10 से डेसिमल दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 0.64 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? आई बात समझ? अच्छा, अब एक और निकालना है बच्चों। क्या निकालना है आपको? देखिए तो, हाँ देखिए यहां ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या यूनियन करने के लिए कहीं आपने पढ़ा है कि यूनियन कैसे कर सकते हैं? एडिशनल थ्योरम आपको बताए थे बेसिक कंसेप्ट में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं याद है आप लोग को? जी हाँ, ये एडिशनल थ्योरम है। ये उस समय निकलता है जब ए और बी की बात हो। यहां तो मुझे डायरेक्ट कह रहा है कि यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमको क्या समझना होगा यहां कि भाई हम किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? ए और बी का प्रोबेबिलिटी। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.5। और इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आप निकाले हो, कितना निकाले हो? 0.32, यही निकाले हो। तो बताओ कितना हो जाएगा? 3 माइनस 0.32, चलिए 9 हो जाएगा ना, 0.98, यही हो जाएगा। 10 में 2 गया 8, 2 बड़ा, ठीक है 0.98, सही है बच्चों, है ना? कोई परेशानी? तो इस तरह से छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम लोग डील कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता दें बच्चों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। कहता है इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जबकि आपके पास ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13, 5/13 एंड एक कंडीशनल प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू 2/5, 2/5, समझ रहे? तो देखिए आपको पता, पहले से पता चल गया यूनियन का प्रॉपर्टी निकालना है तो निश्चित एडिशनल थ्योरम से होता है। किससे होगा? और एडिशनल थ्योरम में किसका किसका प्रॉपर्टी चाहिए? ए का प्रॉपर्टी, बी का प्रॉपर्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी का प्रॉपर्टी। तो आपके पास देखिए 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना कर सकते हैं? 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 5/26, ए का प्रोबेबिलिटी हो गया, क्लियर।
अब बी का देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना, 5/30, दोनों हो गया, ए का प्रोबेबिलिटी बी का प्रोबेबिलिटी, बट अभी बचा हुआ क्या है, इंटरसेक्शन, वो तो नहीं है आपके पास, है तो आपके पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। तो एक बात बताइए, ए बाई बी 2/5 है, आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लिख सकते हैं इसके स्थान पर, बराबर कितना, 2/5, सही है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये अगर इधर चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 2/5। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/30, 5 कैंसिल, ये लीजिए आपका ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है और इंटरसेक्शन का भी प्रोबेबिलिटी आ चुका है। अब आपको निकालना है यूनियन का, तो बताइए एडिशनल थ्योरम से क्या, जब भी, जी हाँ बच्चों, यूनियन जब भी निकालना होता है एडिशनल थ्योरम से, है ना, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सब रिजल्ट को डाल दीजिए, 5/26, 5/13 एंड 2/13। चलिए 26 एलसीएम 5, ये 10, 4, कितना हो गया 11/26। आई बात समझ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, जी हाँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है, चलिए नोट कर लें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि आज मैं आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिखा रहा था। तो सबसे पहले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जाना, क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पहली बार आपके सामने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रहा था बच्चों, और तब हम लोग इसका कंसेप्ट लिए और साथ साथ प्रॉब्लम का भी डिस्कशन किए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास में। धन्यवाद।